स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेंडर। लिंग एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। जब भी बात जेंडर की होती है हमारे दिमाग में दो इमेजेस बनता है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, दैट इज मेल एंड फीमेल। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे जेंडर हैं जिसके बारे में हम भूल जाते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद हम भूल जाते हैं कि और भी कई सारे टाइप के जेंडर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी अपनी संरचनाएं हैं, जिनकी अपनी इच्छाएं हैं। वो सिर्फ किसी के कहने में आकर के, किसी दबाव में आकर के अपने ऊपर बहुत सारे तरीके की चीजें झेलते हैं और झेल रहे हैं। फिर भी अभी बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन उन्हें नहीं मिला है। रिकॉग्निशन पहले से ज्यादा है पर अभी भी उतना फ्रीडम नहीं है जितना उन्हें मिलना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में हम सारी चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि एजुकेशन में इस चीज की समझ होना, इस चीज के प्रति सेंसिटाइज होना, जेंडर रोल्स को लेकर, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को लेकर के सेंसिटाइज होना कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में जितने भी टाइप के एग्जाम्स हो रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग जॉब से रिलेटेड, सब में ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। 2, 3, 4 क्वेश्चन तो पक्का रहते हैं जेंडर में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ये चीज मिल जाएगी, कभी क्लासरूम एप्लीकेशंस के ऊपर, कभी डायरेक्टली जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि बात हो रही थी जेंडर की, तो जेंडर के साथ साथ बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल भी हो सकता है कि एक तो जेंडर है, सही बात है, लेकिन एक सेक्स भी तो है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जेंडर जो होता है वो हमें सोसाइटी ने जो तमगा दिया रहता है वो होता है कि एक मेल को पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करने हैं, फीमेल को पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करना है, राइट। और जो सोशल होता है, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, यानी नेचर ने बाय बर्थ आपको जिस संरचना में ढाल के रखा है, जिस लैंगिक संरचना में ढाल के आपका जन्म हुआ है, तो दैट इज कि वो जो चीजें हैं वो बायोलॉजिकल है, नेचुरल है। वहां पे किसी संरचना की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि बहुत ही पुराने एक जो राइटर हैं उनका ये कहना है कि कोई भी औरत बन के जन्म नहीं लेती, रैदर उसको सोसाइटी औरत बना देता है। बहुत बड़ी बात है, सोचो तो बहुत बड़ी बात है, और सोचो तो तुम्हें बहुत ही बुरा लग सकता है कि क्या बातें हो रही हैं, कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बट जब आप एक टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके मेंटल स्पेस में इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और ये टॉपिक भी ऐसा है कि इसके क्लैरिटी लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये अगर सही तरीके से है आपके दिमाग में तो आप कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक विकास का उस धारा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी हम चाहते हैं, उसी तरीके से हम बढ़े। इस चीज में सबसे पहला काम आता है इक्वालिटी का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है अगर हमें जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करना है। तो इक्वालिटी क्या है? तो इक्वालिटी इज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज हैं, तो उसी के आधार पे सेम राइट हो, सेम अपॉर्चुनिटीज हो, कहीं पे भी समान अधिकार, समान अवसर मिले। अगर आपके पास जितने भी समकक्ष योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो भी चीजें हैं, सबके आधार पर आपको समानता का मिले। किसी भी पर्सन को किसी एक जेंडर के आधार पर किसी भी मुख्य धारा और दूसरी चीजों से वंचित रख देना, कर देना बहुत ही गलत बात है। एक तरीके से आपने उसका एक राइट खराब कर दिया है। उसके पूरे लाइफ में एक इम्प्रेशन पड़ता है किसी भी चीज का, उस चीज का असर लाइफ लॉन्ग दिखता है। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का कोई सरोकार नहीं है। मैंने औरत के रूप में जन्म लिया है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपने एक मर्द के रूप में जन्म लिया, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो उस आधार पे किसी को प्रेफरेंस मिले, किसी को नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मली सोच सकते हो कि सिर्फ इस आधार पे कि कोई किसी एक जेंडर से रिलेटेड है जो कि उसमें उसका कोई रोल नहीं है लेकिन उसको प्रेफरेंस मिल रहा है, तो दैट इज इनइक्वालिटी। जन्म होता है बेसिक इनइक्वालिटीज का, वहीं पे आते हैं हमारे जेंडर रोल्स, और जेंडर रोल्स की वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज आती हैं। बिकॉज ये किस चीज पे आधारित है? ये आधारित है किस लिंग में आपका जन्म हो रहा है, एज क्या है। एज के अनुसार भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिस्पैरिटी, डिफरेंसेस आते हैं। कास्ट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें हैं
जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनइक्वालिटीज हैं वो किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि कोई बच्चा बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से, इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिली से और इकोनॉमिकली कोई डिप्राइव्ड सेक्शन से है, तो यहाँ पे आपको जेंडर रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप्स मिल जाएंगे, इनइक्वालिटीज मिल जाएंगी। जैसे कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है जिसमें ऊपर लोग आ रहे हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में ऊपर आ रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि उनके घर की बेटियां भी बहुत आगे हैं। और जहां पे इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन से बच्चे आ रहे हैं, वहां पे जो मेल है उनकी सोच और उनकी समझ और फीमेल्स की भी सोच और समझ सब वैसी सी ही है, आप उनको समझा नहीं सकते हो। नसों में खून के साथ स्टीरियोटाइप्स भी बह रहे होते हैं, ये तक आपने देखा होगा और आपने महसूस अपने आसपास खुद भी किया होगा और आप खुद इसके शिकार भी रहे होंगे कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो इस वजह से जुड़ते हैं बिकॉज हमारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और यहाँ से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज यहाँ से बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं। ठीक है, आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे कि अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, समाज हमारा बहुत अच्छा उसी तरीके से बना हुआ है, हम पढ़ते बहुत अच्छी जगह से हैं, हमारे अपने एम्बिशंस अलग होते हैं, हमारा सोचने का नजरिया अलग होता है, तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर मनी इंपॉर्टेंट होता ही है। और मनी की वजह से हमारी जो सोसाइटी बन रही है, वो जो पूरा एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी जेंडर रोल्स को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। किसी भी तरीके से, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी साइड पे हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। जैसे कि बहुत सारी जगह पे ये बताया जाता है कि ऐसे ही है वैसे ही है, इसी तरीके से होना चाहिए। रूढ़िवादी सोच जिसको हम कहते हैं कि आई एम अ गर्ल चाइल्ड, डोंट मेक मी अ मदर, चाइल्ड मदर और समथिंग लाइक दैट। किसी लड़के को ये बोलना कि तुम हेल्प नहीं ले सकते हो, या फिर लड़के बुली नहीं होते हैं, वो तो बुली करते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट पास करना, या फिर किसी भी लड़की को ये कह के बताना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जिसका जो सर्टेन रीजंस क्यों का जवाब नहीं दे सकती हैं। क्यों? तो उसका जवाब जब नहीं है तो वो चीजें इलॉजिकल है। उसके बारे में जब आप सोचोगे तो समझ में आएगा कि वो एक डिस्पैरिटी है जो कि दोनों जेंडर्स के साथ चलती हुई आ रही है। तो इसी में आता है जेंडर रोल टाइपिंग, कि हमने रोल टाइप कर दिया है, टाइप कास्ट कर दिया है, कि इन्फेंसी से ही ये चीज चली आ रही होती है। धीरे धीरे वो बचपन में आती है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, और एडल्टहुड में आते आते बिल्कुल अपने पीक पर होती है, जहाँ पे चीजें समझ में आती हैं। आप इस व्यवस्था को एक बार इमेजिन करके देखो कि घर में कोई पर्सन आया है और सिर्फ उसने ये कहा है मुझे एक ग्लास पानी ला करके दे दो। घर में दो बच्चे हैं, एक मेल चाइल्ड है एक फीमेल चाइल्ड है, पहले कौन उठेगा पानी देने के लिए? मैक्सिमम टाइम आपके दिमाग में कौन आया होगा? लड़कियां आई होंगी। हमने टाइप कास्ट करके रखा है कि लड़की है तो वो उठ जाएगी, ऐसे करके हमारे दिमाग में ये चीज चलते रहती है। पैसिव एक्टिविटीज में लड़कियों को ज्यादा देखा जाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वो नजर नहीं आती हैं। स्कूल लेवल की बात हो रही है यहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आती हैं, रादर वो वर्क एजुकेशन में कुछ ना कुछ काम कर रही होती, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करती है, ड्राइंग पेंटिंग डांसिंग इन सब में काम कर रही होती है, लेकिन गेम्स में बहुत ही कम दिखती हैं। और जब हम टाइप कास्ट करते हैं तब रोल्स डिस्क्राइब हो जाते हैं। तो जब रोल्स डिस्क्राइब हो रहे हैं तो उसमें वहां पे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मैस्कुलिनिटी बहुत ज्यादा प्रीफर की जाती है, हमेशा ही मैस्कुलिन कह के संबोधित किया जाता है। और इस चक्कर में बहुत सारे कोट्स भी हैं जो टाइपकास्ट किए जाते हैं, जैसे कि मैन अप, बी अ मैन, ग्रो सम बॉल्स, इस तरीके के उदाहरण हमारे पास एकदम भरे हुए हैं। कोटेशंस, कोट्स, फ्रेजेस इसी तरीके से बनाए होते हैं। वाई टू मैन अप, बी अ मैन, ग्रो सम बॉल्स, वाई नहीं है उसके पास वो हिम्मत की वो जाकर के काम कर सके। व्हाट्स द बिग इशू इन दैट? लेकिन वहां पे इशू है इसी बात का, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज प्रिफर्ड। हम यहाँ पे मैस्कुलिनिटी को इस तरीके से हमारे अंदर बसा हुआ है कि अगर कोई औरत है वो काम कर रही है, और इतना टाइप कास्टेड, सोशली टाइप कास्टेड ये रोल्स हैं, इस कदर अंदर तक निहित है कि अगर कोई औरत है जो बहुत ही ज्यादा फास्टली, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, जो हमने बना रखा है अपने दिमाग में कि एक औरत को इसी तरीके से चलना, बैठना, बात करना, खाना, उसका थिंकिंग प्रोसेस, बॉडी लैंग्वेज इसी तरीके से होना चाहिए, वो अगर उधर वैसे नहीं जाती है, उसको हम कहते हैं कि दैट इज मेल फीमेल। मतलब कि उसमें मैस्कुलिनिटी है, मैस्कुलिन फीमेल कहते हैं उनको, मैस्कुलिन फेमिनिन करके नाम देते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ ऐसा चीज है जो कि मैस्कुलिनिटी को ज्यादा शो करता है। तो सोचो कि किस तरीके से हमारे अंदर
अंदर में भरा हुआ है। हम हर एक तरीके से हर एक चीज पे ये चीजें सोचते हैं कि लड़की है तो आवाज थोड़ी धीरे रहेगी, उसी हिसाब से करियर अपॉर्चुनिटीज है। काउंसलर्स आप देख लो, बहुत ही कम टाइम मेल्स होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम काउंसलर्स फीमेल होती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे साइकी में ये चीज है। नर्सेज ज्यादातर टाइम फीमेल होती हैं। नर्स जैसे ही मैं बात करूं सबके दिमाग में आता है फीमेल नर्स, मेल नर्स कभी जल्दी नहीं आता है दिमाग में, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि लड़कियों के पास बोलना जो होता है, जब वो बोलती हैं बहुत ही धीमे आराम से बात करती हैं, उनके पास केयरिंग पर्सपेक्टिव ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि हर औरत ऐसी ही हो, हर औरत के पास केयरिंग पर्सपेक्टिव हो। ऑल्दो होता है, अलग की बात है, लेकिन वो केयरिंग पर्सपेक्टिव हर किसी के पास हो जरूरी नहीं है। हर कोई सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं जो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कि हमने क्या किया, जब रोल टाइप कास्ट किया है और जेंडर रोल्स डिफाइन किए हैं, उसमें हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये बात कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपने उनसे एक इमोशन हटा दिया है पूरा का पूरा, कि वो रो नहीं सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रॉस थिंग। आपने एक इमोशन एक बच्चे से हटा दिया, उसको अब वो जाहिर नहीं कर सकता है। जाहिर कर रहा है तो उसको बार बार ये सुनने मिल रहा है कि अरे क्या बात कर रहा है, बी अ मैन, मैन अप, व्हाई आर यू क्राइंग लाइक गर्ल्स। क्राइंग इज जस्ट क्राइंग, देयर इज नथिंग लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इन दैट इमोशन। लेकिन उस इमोशन को जोड़ के रखा गया है फीमेल्स के साथ, फेमिनिन क्वालिटी उसको मानते हैं। और इन सब चीजों में हम थर्ड जेंडर की तो बात ही नहीं करते। तो थर्ड जेंडर जो होता है उसमें उनको जो पेन होता है एसोसिएटेड, दैट इज एसोसिएटेड विद सोशल स्टिग्मा ऑफ बीइंग LGBTQ कम्युनिटी, लिविंग इन पर्टिकुलर कल्चर, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है वहां पे। उनको इतना ज्यादा ये सारी चीजें ट्रॉमेटिक है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि उनको कलर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है। सिंस वो LGBTQ कम्युनिटी से आते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर भी है, तो उनको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। रेस, इथनिसिटी, किस तरीके से वो क्या उनकी बिलोंगिंगनेस है, उन सब के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है। और बहुत ज्यादा लोग जो कि होमोसेक्सुअल हैं या फिर जो इस तरीके से LGBTQ कम्युनिटी के आते हैं, वो उन लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। और यूं कहिए तो हमने डेवलपमेंट के कोर्स में देखा ही है कि जब हमने डेवलपमेंटल थियरीज पढ़ी थी तो वहां पे बार बार इस चीज का आया था कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेंस हर बार चाहिए। मोरालिटी के केस में भी सोशली एक्सेप्टेंस चाहिए था, पियाजे के केस में भी चाहिए था। अभी अमेरिक एरिक्सन को पढ़ेंगे, वहां पे भी देखेंगे कि एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा बात हो रही है। वो एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रॉमा है। और वो धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो लोग जीने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। और इस तरीके से ये सारी चीजें असर डालती हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। See, I'm a white Republican father and proud father of a gay son. गे सन की मैं माँ हूँ। वेस्ट में तो ये सारी चीजें हो भी चुकी हैं, पर हम इंडिया में इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये एक्सपेक्टेंस की शुरुआत तब होगी जब हमारे बिकमिंग टीचर्स कहीं ना कहीं, जब नेशन को शेप कर रहे होंगे क्लासरूम में, वो सेंसिटाइज होंगे, तो वो कहीं जा करके अपने बच्चों को सेंसिटाइज करेंगे, और जिसका असर हमें आने वाले समाज में देखने को मिलेगा। आप भी सेंसिटाइज होइए। डेली वाइट्स के साथ सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर, बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। अब जो स्टीरियोटाइप्स की हम बात करते हैं कि जेंडर में स्टीरियोटाइप सबसे ज्यादा है। हमने प्री कंसीव्ड नोशन बना रखे हैं किसी भी पर्सन के बारे में, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ये नोशंस हमारे पास है ही। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में दिखता है, बिहेवियर, हॉबीज, क्लोथिंग, प्रेफरेंस, टीवी एड्स, मीडिया, हर जगह पे हमें ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स देखने को मिल जाता है। विमेन को हम हमेशा ही वीक और डेलीगेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानते हैं कि उनको प्रोटेक्ट की जरूरत है, ऐसा सोचते हैं। और इस चक्कर में उनको डेलिकेट मानते हैं, वीक मानते हैं। हम उन्हें जल्दी बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं देख पाते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो बहुत ही मैनली हो, तो उसको मैनली विमेन, जिसकी बात मैं कर रही थी, मैनली विमेन भी कहते हैं। टीवी एड्स आप देख लो, बालों के एड्स देख लो, कपड़े धुलाई वाले एड्स देख लो, इन सब में सबसे ज्यादा फीमेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, राइट। फिर उसके बाद LGBTQ कम्युनिटी को तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन मिलता ही नहीं है। हमने उनको कंसिडर ही करना बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम कंसिडर करना शुरू कर चुके हैं। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो स्टीरियोटाइप हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सिज्म, सेक्सिस्ट बोलते हैं इसको। व्हेनेवर यू सी इट, नेम इट एंड स्टॉप इट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको जब भी पहचान पाते हो
रोको इसको करने से, और खुद को भी रोको इस तरीके की बातें करने से, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रॉस थिंग। और ये शुरू कहाँ से होता है, स्टीरियोटाइप्स जो है वो शुरू कहाँ से होते हैं, वो सबसे पहले हमारे फैमिली से शुरू होते हैं, मैरिज, करिकुलम, एजुकेशन, मीडिया, इन सब से शुरू होता है। अब देखो मैरिज में आप इमेज में देख पा रहे हो कि घर में माँ है, ये बाय कर रही है सबको, तो जो यहाँ पे फादर एंड सन है ये जा रहे हैं बाहर, और मदर यहाँ पे घर में है और उनको बाय कर रही है। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज को टाइप कास्ट कर देना कि औरतें सिर्फ यही कर सकती हैं, गलत यहाँ शुरू होता है, फैमिली से शुरू होता है ये। जब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क के लिए किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को ही बोलते हैं, और अगर वो उस चीज में फिट नहीं होते हैं तो हम उनको बोलते हैं तुम इसी तरीके से क्यों कर रहे हो, ये तो इस पर्टिकुलर जेंडर का काम है। एग्जाम्पल में रोना, तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, तुम लड़कों की तरह क्यों चलती हो, इसी तरीके से हम टाइपकास्ट करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमने देख रखा है, जो बुक्स में इमेजेस होती हैं, जो थीमेटिक कंटेंट होता है, वो सब कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को बहुत ज्यादा संकेत कर रहा होता है। तो अब की जो एनसीईआरटीज बुक है उसमें, और जो पुरानी एनसीईआरटीज बुक है उन सब में आप ये इस चीज को साफ नोटिस कर सकते हो कि पहले वाले एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है, मैथ्स के जो क्वेश्चन है, उसमें आप देख लेना मेल्स के नाम का ज्यादा प्रयोग होता है, इमेजेस में मेल्स के नाम का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और इमेज में भी फोटोज मेल की ज्यादा होती हैं, फीमेल्स की कम होती हैं। जहां पे कोई डेलिकेट सेक्शन की बात हो रही होगी वहां पे बात होगी फीमेल्स की, अदरवाइज मेल की बात होती है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ तक कि फेमिनिन और मैस्कुलिन हमने बना दिया है। होम साइंस, कुकरी, टाइपिंग, बायोलॉजी, नर्सिंग, दीज आर कॉल्ड फेमिनिन सब्जेक्ट, एंड मैस्कुलिन सब्जेक्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वुडवर्क, इंजीनियरिंग, इस तरीके की बहुत सारी चीजें, इवन साइंटिस्ट, ये सारे जो फील्ड्स हैं और सब्जेक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं वो माने जाते हैं मैस्कुलिन, और रादर इधर डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सारी चीजें हम फेमिनिन मानते हैं। कंटेंट भी वैसा ही होता है जहां पे कि विमेन को इनविजिबल कैरेक्टर के रूप में कभी कभी शो कर दिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी स्टार्ट ऑफ थिंग्स जहां पे बच्चे को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि इसी तरीके से काम करता है, हमारी सोसाइटी में ऐसे ही होता है। नाउ मीडिया में पहले विमेन की प्रेजेंस बहुत ही कम थी, अब तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये हमने देखा भी है। और ये जो रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है यूएन की ये रिपोर्ट है, जहाँ 17% 1995 में था और 24% बढ़ करके हुआ 2010 में। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अब आने वाले में 2010 को बीते भी एक दशक बीत चुका है, तो वो 24 से लेकर के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं 40 और 45 के आसपास परसेंटेज लगभग हो रखा है। बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में हमारे दिमाग में इसी तरीके से होता है, बाइक है तो वो बॉयज चलाएंगे, स्कूटीज गर्ल चलाएंगी, फ्लावर्स, वार्डरोब में कलर्स होना, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर होना, ये गर्ली कैरेक्टर और बॉयज कैरेक्टर शो करता है। गलत कुछ भी नहीं है जब आप बॉयज को डिनोट करने के लिए, मेल को डिनोट करने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, और गर्ल्स को और फेमिनिन को डिनोट करने के लिए पिंक कलर का इस्तेमाल करते हैं। गलत ये तब होता है जब आप उसकी पहचान का हिस्सा बना देते हैं। हर लड़की को पिंक नहीं पसंद हो सकता है और हर लड़के को ब्लू नहीं पसंद हो सकता है। इस डिफरेंस को हम इस चक्कर में भूल जाते हैं कि हर किसी की इंडिविजुअल पसंद है, और इसी चीज का हम ध्यान रखते हैं जब हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। पर्सपेक्टिव हमेशा अपना डिफरेंट रखिए, ओपन रखिए, टीचिंग स्ट्रैटेजीज उस तरीके से बनाइए। कभी भी गर्ल चाइल्ड के रिस्पॉन्स को इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए, उनसे बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मत पूछिए, या फिर गर्ल या बॉय को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं मानना या अच्छा ही मानना, ये सारी चीजें, ये जो स्टीरियोटाइप है, पॉइंट नंबर बी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली सीन स्टीरियोटाइप जो हम अपने क्लासरूम में बहुत ज्यादा देखते हैं। ये हमारे साथ हुआ भी है, और कहीं ना कहीं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, इन सब चीजों को छोड़ना है हमें, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। आप उस बच्चे के आधार पे सोच के देखो, उसके दिमाग में पहले से बहुत सारी चीजें आपने भर दी हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि तुम एक पर्टिकुलर जेंडर से हो तो तुम्हारा ये काम है। तो इस लूप को तोड़ना जरूरी है, और वो तभी टूट सकता है जब आप एज अ फ्यूचर टीचर इस चीज के प्रति सेंसिटाइज हो। अपने स्टूडेंट को सेंसिटाइज कीजिए, लैंग्वेजेस जेंडर न्यूट्रल यूज कीजिए, टेक्स्ट बुक में भी जो चीजें दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं, अगर नहीं बताई हुई है वहां पे आप इंक्लूड कीजिए। कोशिश कीजिए कि क्लास में जब भी आप बात करें
तो अपने मेंटल स्पेस में इतना आपकी स्पेस हो जो आप एक्सेप्ट कर सको कि हो सकता है कि वो लड़का बायोलॉजी में बहुत अच्छा हो और हो सकता है कि वो लड़के फिजिक्स में बहुत अच्छी हो, राइट। इस चीज का एक्सेप्टेंस हमारे मेंटल स्टेट में जब होगा तब हम अपने क्लासरूम को भी और अपने क्लासरूम इम्प्लीकेशंस को भी बहुत अच्छा कर सकते होंगे। नाउ कमिंग टू जेंडर सेंसिटाइजेशन, वो क्या है? दैट इज कि जेंडर लिटरेसी टीचर्स और स्टूडेंट के अमंग बढ़ाना, उनके रिलेशंस, उनके इश्यूज को क्लासरूम में ओपनली डिस्कस करके सॉल्व करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना जेंडर के प्रति। किसी को कम नहीं आंकना, किसी को ज्यादा नहीं आंकना। बेंच उठाना है तो सिर्फ लड़के नहीं उठाएंगे, लड़कियां भी हेल्प करेंगे। और क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ लड़के नहीं खेलेंगे, लड़कियां भी खेलेंगी। डांस के प्रोग्राम में सिर्फ लड़के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लड़के भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीजें जब हम करते हैं, हम जेंडर सेंसिटाइज करते हैं स्टूडेंट्स को। अब ये करने का तरीका क्या है और करते कैसे हैं, ये सारे पेडागोजी वाइज डिफरेंट होते हैं। आप अपने क्लासरूम में अपने पेडागोजी के तहत, अपने लेसन प्लान के तहत इन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पर प्री एक्टिविस्ट आ रहा है कि ये क्यों बनना जरूरी है, कैसे है। तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्राइम है जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है। और ये सारी चीजें हम रूट कॉज और ये क्रिएटिंग सेफर इन्वायरमेंट फॉर विमेन्स, हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत तब होगी जब हम अपने क्लासरूम को जेंडर सेंसिटिव बनाएंगे, अपने बच्चों को जेंडर के प्रति सेंसिटाइज करेंगे। अब उसका बेनिफिट क्या होगा कि बॉयज भी इक्वली अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकेंगे, उनके पास भी करेज होगा कि वो चीजों को बोलें कम, करें ज्यादा। जैसे कि गार्डनिंग, कुकिंग अगर पसंद भी है फिर भी बच्चे छुपाते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज फेमिनिन एबिलिटीज। गर्ल्स को भी बहुत ज्यादा बिजनेस, गेम्स, स्पोर्ट्स, सीईओज और वैरायटी ऑफ थिंग्स, उसके लिए रोल मॉडल्स मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, लीडर्स मिलेंगे। जब उनको रोल मॉडल करने के लिए मिलेगा तो उनका दिमाग भी आगे की ओर बढ़ेगा कि उनको कैसे करना है काम, राइट। एंड लास्ट इज कि जब वे लोग अपने आप को उस तरीके से देखेंगे, इस बैरियर को हटा करके पूरा एक वर्ल्ड है जो हमें इन सारी चीजों से ऊपर दिखाई देगा। दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.